अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। दिस इज़ इमरान और थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की वीडियो नंबर 2 है। दिस इज़ पार्ट नंबर 2 और किप्स एकेडमी के MCQs मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे अगर आप MD कैट का टेस्ट दे रहे हो या इसके साथ कोई भी केमिस्ट्री का आप टेस्ट दे रहे हो। सो दिस इज़ चैप्टर नंबर 8 या इसको आप टॉपिक नंबर 8 कह सकते हैं। और इसकी जो पहली वीडियो है वो अगर आपने देखनी है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ से आपको लिंक उसका मिल जाएगा। आप पहले वो देखें क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, तो वो यहाँ पे दोबारा से रिपीट नहीं होंगे। सो लेट बिगिन दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 25, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बेस इज डैश। कहता है कि एसिड ले लो, उसको आपने ट्रीट कर दिया बेस के साथ, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ट्रीट कर दिया, इससे बन गया सोडियम क्लोराइड और वाटर। दिस रिएक्शन इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है दिस इज़ न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है। हमारे पास सब्सटेंसेस एसिडिक होती हैं, बेसिक होती हैं और न्यूट्रल होती हैं। और पीएच का कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था 0 to 7, 7 to 14। 7 से बिलो पीएच एसिडिक सब्सटेंसेस, 7 से अबव बेसिक, और एग्जैक्टली 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल सब्सटेंसेस होती हैं। तो वाटर जो है इसका पीएच अगर प्योर फॉर्म में वाटर है तो उसका पीएच कितना होगा, 7 न्यूट्रल है। सॉल्ट भी न्यूट्रल सब्सटेंस है। और अब उस रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है कि ये क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है मतलब खुद ब खुद होता है, या नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, इसको कोई एनर्जी वगैरह रिक्वायर्ड होती है। सो याद रखें कि दिस इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर। और दूसरा यहाँ पे होता है क्या है कि आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि जब एसिड से प्रोटॉन आता है, बेस से हाइड्रोक्साइड आयन आता है, तो इससे हमारे पास फॉर्मेशन किस चीज़ की होती है, वाटर की। अब यहाँ पे एनर्जी जो होती है वो कितनी रिलीज़ होती है, दैट इज़ -57.4 किलो जॉल पर मोल। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो रही है, और जहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सोथर्मिक्स। ऑप्शन नंबर सी भी ठीक है, हिंस ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है दैट इज स्पॉन्टेनियस एज वेल एज एक्सोथर्मिक इन नेचर। Number 26, डेल्टा H रिप्रेजेंट द एंथैल्पी चेंज एट व्हाट। डेल्टा H जो है, ठीक है, ये दिस इज एंथैल्पी, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट किस चीज़ को करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि हीट कंटेंट सिस्टम का कितना है। और इसको जब हम मेजर करते हैं तो हम इसको मेजर करते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। ये आपको छोटा सा इसके ऊपर नोड नज़र आ रही है, गोल सर्कल जो है इसको नोड बोलते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है, वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं कि यहाँ पे एंथैल्पी जो है वो -57.4 है, तो इसका मतलब है कि ये जो 57.4 कैलकुलेट की गई है ये स्टैंडर्ड कंडीशंस भी की गई है। और स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या 298 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर इस तरह भी आपके पास आ जाए तो भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि 25 के साथ अगर आप 273 ऐड कर देते हो तो इससे आपके पास क्या बन जाएगा, 298 केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड से आपने केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना होता है तो आप 273 ऐड करते हो। Hence option number B is correct. Number 27, the enthalpy change delta H of a process is given by the relation। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि एंथैल्पी किसकी इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। हेंस ऑप्शन नंबर ए जो है दिस इज करेक्ट। नंबर 28, अ सिस्टम एब्जॉर्ब 100 किलो जूल हीट। अब यहाँ पे आपको एनर्जी गिवन है, हीट गिवन है, परफॉर्म 50 किलो जूल वर्क। अब यहाँ पे वर्क भी आपको गिवन है ऑन द सराउंडिंग। द इंक्रीज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। अब इसके लिए हमें इक्वेशन है हमारे पास, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट माइनस वर्क। अब हीट कितनी है, 100 किलो जूल, वर्क कितना परफॉर्म कर रहा है, 50 किलो जूल, तो इसमें से आप माइनस कर लें, सी विल गेट 50 आंसर, ठीक है। सो 50 किलो जूल आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन। नंबर 21, विच इक्वेशन रिप्रेजेंट द एटोमाइजेशन ऑफ आयोडीन। अब इसमें से हमसे पूछ रहा है कि एटोमाइजेशन ऑफ आयोडीन कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए अगर हमारे पास I2 है, ठीक है, ये एग्जिस्ट कर रहा है सॉलिड के अंदर, हमने इसको एनर्जी दी और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया एटम के अंदर, दो आयोडीन एटम के अंदर, और ये कन्वर्ट हो गया किधर, गैसियस स्टेट में। नाउ दिस इज़ नॉन एज एटोमाइजेशन ऑफ आयोडीन, कि आपके पास ये सॉलिड स्टेट में, मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है I2 की फॉर्म में। आपने ग्रुप 7 एक एलिमेंट्स पढ़े होंगे जिनको हम हेलोजेंस कहते हैं, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये हमेशा क्या होते हैं, डायमोलिकुलर स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। वजह क्या होती है कि इनके वैलेंस के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं।
तो I2 जो है यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है, आपने इसको एनर्जी दी, ये कन्वर्ट हो गया एटम के अंदर, 2 आयोडीन एटम के अंदर, ठीक है, मॉलिक्यूल से एटम के अंदर कन्वर्ट हो गया है। हिंस ऑप्शन नंबर सी जो है दिस इज़ द करेक्ट वन। ये हमारे पास एटोमाइजेशन ऑफ आयोडीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अगर आप इसकी बुक की डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, अपने पास नोट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ एन एलिमेंट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ गैसियस एटम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एलिमेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट है, उससे आपके पास गैसियस स्टेट में एटम्स जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही है। नाउ दिस इज़ नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। Number 30, the amount of heat which is involved during the completion of chemical reaction at 25 degree centigrade and 1 atmospheric pressure is called। अभी इससे पहले आपको एंथैल्पी के बारे में बता दिया, hence option number D is correct। Number 31, delta H of formation of reaction is recorded at what? delta H एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम रिकॉर्ड करते हैं 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन। देखिए वही MCQ है, रिपीट हो रहे हैं, लेकिन क्या है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग एंथैल्पीज इज़ ऑलवेज नेगेटिव। अब इसमें से हमने बताना है कि कौन सी ऐसी एंथैल्पी है जो हमेशा नेगेटिव होती है। सो ऑप्शन नंबर ए के अंदर एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन, फिर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, कंबस्शन एंड फॉर्मेशन। सो सोल्यूशन जो है ये पॉजिटिव भी हो सकती है या नेगेटिव भी हो सकती है। इसी तरह फॉर्मेशन जो है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सब्लिमेशन की, तो सब्लिमेशन में क्या होता है कि हम हीट प्रोवाइड करते हैं, तो मतलब यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है, तो हम पॉजिटिव साइन के साथ इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव मतलब एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब को आप क्या कहते हो, एंडोथर्मिक, और नेगेटिव रिलीज, रिलीज को आप क्या कहते हो, एक्सोथर्मिक। अच्छा जी, अब रह गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के अंदर हमेशा एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। कंबस्शन रिएक्शन क्या है कि जब आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न कर दिया और उससे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन हो गई है। सो दैट इज़ नॉन एज एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, यहाँ पे जो हीट रिलीज होती है। हेंस ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। या ये जो MCQs आपको मैंने बताए हैं, सोल्यूशन, फॉर्मेशन, सब्लिमेशन, इनको आप अपने पास क्या कर लें, नोट कर लें, क्योंकि इस तरह के MCQs बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं। अच्छा, सब्लिमेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर आपके पास एक चीज़ सॉलिड स्टेट के अंदर है, आपने उसको हीट किया, आपने उसको हीट एनर्जी दी और वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में। बीच में कौन सी स्टेट है, लिक्विड। इसमें क्या होता है कि ये सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है किधर, गैसियस स्टेट के अंदर। जैसे आप लोग आयोडीन के बारे में पढ़ते हो, जैसे आप लोग एमोनियम क्लोराइड वगैरह के बारे में पढ़ते हो, तो वो सारी की सारी क्या होती हैं, सब्लिमेशन शो करती हैं। नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन शोज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। अब इसमें से हमने बताना है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कौन सी रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पे देखिए गैसियस स्टेट के अंदर है, यहाँ पे हमारे पास एक गैसियस स्टेट के अंदर है, यहाँ पे लिक्विड स्टेट के अंदर है, यहाँ पे सॉलिड स्टेट के अंदर है। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। आपके पास 1 मोल एलिमेंट है, आपने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में उसको बर्न कर दिया और उससे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन हो गई है। नाउ दिस इज़ नॉन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। सो अगर आप अपनी बुक की डेफिनेशन अपने पास नोट करना चाहते हैं, तो वो इस तरह होती है कि 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस burned in excess of oxygen, enthalpy change is called enthalpy of combustion. Number 34, enthalpy of a reaction can be measured by dash। अगर आपने enthalpy of reaction measure करनी है तो उसके लिए आपको ग्लास कैलोरीमीटर की रिक्वायरमेंट होती है। hence ऑप्शन नंबर ए जो है दिस इज़ करेक्ट। आपको ग्लास कैलोरीमीटर या बॉम्ब कैलोरीमीटर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इन दोनों से आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो enthalpy ऑफ रिएक्शन, हीट कॉन्टेंट जो होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। नंबर 35, हाउ मच हीट इज़ एब्जॉर्ब बाय 100 ग्राम ऑफ वाटर। अब यहाँ पे हमारे पास मैस गिवन है। व्हेन इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम 25 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर है तो डेल्टा होगा, T2 माइनस T1 हम करते हैं तो चेंज इन टेम्परेचर बन जाएगा T2 कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और T1 कितना है 5, तो चेंज इन टेम्परेचर बन जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 में से 25 में से आप 5 माइनस कर 20 बन जाएगा। हीट कैपेसिटी जो है वो गिवन है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। अब इसमें से हम लोगों ने हीट जो है उसको फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए इक्वेशन हमारे पास है Q इज़ इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाय S मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T। वैल्यूज़ पुट कर दें, Q इज़ इक्वल टू मैस कितना गिवन है 100 ग्राम
और ये 4.2 हीट कैपेसिटी गिवन है तो 4.2 लिखते हैं। और उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया, कितना है 20। तो इन सब को आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। सो यू विल गेट 8400 जाओ, लेकिन इसके साथ आपने साइन क्या करना है, नेगेटिव लगा देना है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। अब हम नेगेटिव साइन क्यों लगाते हैं, क्योंकि जैसी ही यहाँ से हीट रिलीज़ होती है रिएक्शन में तो वाटर क्या कर लेता है, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। नंबर 36, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ फूड, फ्यूल एंड अदर कंपाउंड कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली बाय डैश। कहता है अगर आपके पास फूड है, फ्यूल है या उसके अलावा कोई और कंपाउंड है तो उसकी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे आप मेजर कर सकते हो। सो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, बॉम्ब कैलोरीमीटर को हम यूज़ करके फूड, फ्यूल वगैरह की एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 37, विच एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय ग्लास कैलोरीमीटर। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सॉल्यूशन, न्यूट्रलाइजेशन एंड कंबस्शन। अब कह रहा है कि इसमें से ऐसी कौन सी एंथैल्पी है जिसको आप ग्लास कैलोरीमीटर से फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को आप फाइंड आउट कर सकते हो, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को भी आप फाइंड आउट कर सकते हो ग्लास कैलोरीमीटर के साथ, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन जो है इसको आप ग्लास कैलोरीमीटर से फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसको डिटरमाइन करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए आपको बॉम्ब कैलोरीमीटर रिक्वायर्ड होता है, बॉम्ब कैलोरीमीटर। नेक्स्ट 38, टोटल हीट एनर्जी Q can be calculated in a bomb calorimeter by using the formula। अब अगर आपने टोटल हीट फाइंड आउट करनी है, हीट को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर में, तो उसके लिए इक्वेशन कौन सी आपको रिक्वायर्ड होती है। सो इक्वेशन हमारे पास है Q इज़ इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T। अब ये C हमारे पास क्या है, दिस इज़ द हीट कैपेसिटी, और डेल्टा T क्या है, दिस इज़ चेंज इन टेम्परेचर। नंबर 39 जो MCQ है, अच्छा ये हमारे पास स्टार्ट होते हैं बॉर्न-हैबर साइकिल एंड हेसिस लॉज ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड टू कैलकुलेट लेटेस्ट एनर्जी इनडायरेक्टली। अब अगर आपने लेटेस्ट एनर्जी फाइंड आउट करनी है इनडायरेक्टली तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, फॉर दैट पर्पज़ यू यूज़ बॉर्न-हैबर साइकिल, ठीक है। दिस इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ हेसिस लॉ, ठीक है। हेसिस लॉ क्या कहता है, अगर आपके पास ए से आपने डी के अंदर कोई चीज़ कन्वर्ट करनी है, मतलब रिएक्टेंट ए है उसको आपने डी के अंदर कन्वर्ट करना है, यहाँ पे क्या होगा, कोई एंथैल्पी रिक्वायर्ड होगी, कोई हीट होगी। अब आप क्या करते हो, इसको एक स्टेप के बजाय इसको पहले ले जाओ बी के अंदर, बी से ले जाओ उसको सी के अंदर, सी से ले जाओ उसके अंदर, सी से डी में ले जाओ, तो ये एंथैल्पी 1 हो जाएगी, ये एंथैल्पी 2 हो जाएगी और ये एंथैल्पी 3 हो जाएगी। तो अगर आप इसको 1 स्टेप में लेकर जाते हो या अगर आप इसको मल्टीपल स्टेप के अंदर लेकर जाते हो तब भी एंथैल्पी जो होगी वो क्या होगी, हमेशा सेम आएगी। और इसकी एप्लीकेशन क्या है, हम लोग बॉर्न-हैबर साइकिल पढ़ते हैं, और बॉर्न-हैबर साइकिल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्पेशली सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, या फ्लोराइड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है, लेटेस्ट एनर्जी ये है कि अगर आपके पास सोडियम आयन है, आपके पास क्लोराइड आयन है, ये कंबाइन हो गए, इससे आपके पास क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ से जो हीट एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है, तकरीबन -787 किलो जूल पर मोल होती है शायद, मैं आगे जाके आपको कंफर्म कर देता हूँ, -787 किलो जूल पर मोल शायद एनर्जी, इतनी एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी दैट इज़ नॉन एज लेटेस्ट एनर्जी। या अगर आपके पास 1 मोल सोडियम क्लोराइड है सॉलिड स्टेट में, आपने उसको ब्रेक करना है आयंस के अंदर, तो अब यहाँ पे एंथैल्पी जो होगी एग्जैक्टली वही होगी, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब, क्योंकि अगर आपने किसी चीज़ को तोड़ना है तो एनर्जी देते हो, और किसी को जोड़ना है तो वहाँ पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। नाउ दीज बोथ आर नोन एज लेटेस्ट एनर्जी। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरी एफर्ट अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब जो है वीडियोस को आगे प्रमोट करेगा, और जितना प्रमोट करेगा उतना मुझे फ़ायदा होगा, मेरी एफर्ट्स जो हैं वो ज़ाया नहीं जाएंगे। नंबर 41, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड फॉर्म गैसियस आयन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज़ कॉल्ड। अब ये जो आपको इससे पहले MCQ नंबर 40 या 39 में आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ये जो एनर्जी होती है दैट इज़ नॉन एज लेटेस्ट एनर्जी, ठीक है। अगर आपके पास गैसियस आयन है, ठीक है, आपके पास गैसियस आयन है, लाइक सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, ये गैसियस स्टेट में, ये गैसियस स्टेट में है, ये कंबाइन हो गए,
इससे आपके पास क्या बन गया, 1 मोल आयोनिक कंपाउंड बन गया जो कि सॉलिड स्टेट में है। अब यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज़ नॉन एज लैटिस एनर्जी। नंबर 42, विच इक्वेशन शोज लैटिस एनर्जी फॉर एन आयोनिक कंपाउंड। अब इसमें से हमसे पूछ रहा है कि कौन सी इक्वेशन ऐसी है जो कि लैटिस एनर्जी रिप्रेजेंट कर आयोनिक कंपाउंड की। सो ये देखिए हमारे पास गैसियस स्टेट में, ये गैसियस स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में बन गया। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। अच्छा, अब यहाँ पे जो लैटिस एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, डेल्टा एच ऑफ लैटिस दैट इज़ -787 किलो जॉल पर मोल। अभी आपको जो मैंने बताया कि कंफर्म करके बता देता हूँ। सो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है दैट इज़ -787 किलो जॉल पर मोल। नंबर 43, अच्छा अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास सॉलिड स्टेट में है, ये गैसियस स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में है, ये गैसियस स्टेट में है, ये एक्वस फॉर्म में है, ये एक्वस फॉर्म में। आपके पास दोनों जो आयंस है ना दैट शुड बी इन द गैसियस स्टेट, और उसके बाद जो आपके पास फॉर्मेशन होनी चाहिए दैट शुड बी इन द सॉलिड स्टेट। नंबर 43, विद द इंक्रीज इन चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ आयंस द लैटिस एनर्जी डैश। कहता है अगर आपके पास चार्ज टू साइज रेशियो इंक्रीज हो जाए तो लैटिस एनर्जी उसकी वजह से क्या होगी, लैटिस एनर्जी ने भी इंक्रीज हो जाना है। आपको मैं एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ, अपने पास नोट कर लें कि देखें जितना आपके पास स्मॉलर साइज होगा आयन का, स्मॉलर द साइज ऑफ आयन, उतने ही क्या होगा, हाई चार्ज डेंसिटी, हाई चार्ज डेंसिटी होगी। और ग्रेटर द चार्ज ऑन आयन, उतना ही हायर चार्ज डेंसिटी होगी। ठीक है, ये दोनों इसकी इक्वल होते हैं। और अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो लैटिस एनर्जी भी क्या होगी, हायर द चार्ज डेंसिटी तो उस वजह से लैटिस एनर्जी जो होगी वो भी हायर होगी, हायर द लैटिस एनर्जी। तो ये आप अपने पास नोट कर लें। ठीक है, जितना आयन का साइज छोटा होगा उतना उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, जितना चार्ज ज़्यादा होगा आयन के ऊपर उतना चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। और अगर ये दोनों ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है इसी की वजह से लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा होगी। नंबर 44, हिस लॉ इज़ एनालॉगस टू डैश। हिस लॉ अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया है कि अगर आपके पास ए है, आपने उसको डी के अंदर कन्वर्ट किया, उसको आप एक स्टेप के बजाय इसको पहले बी में ले जाएं, बी को आप सी में ले जाएं, सी को आप डी के अंदर ले जाएं, ये मल्टीपल स्टेप में कन्वर्ट हो गया। अगर आपके पास ये एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए या मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट हो जाए, यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी जो होगी वो हमेशा क्या होगी, सेम होगी। अगर आप इसका सम लेते हो एंथैल्पी का, वो क्या होगा, दैट शुड बी इक्वल या सेम। इसी तरह फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या कहता है कि अगर आपके पास एक रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर चेंज इन एनर्जी क्या होती है, वो सेम होती है। या अगर आप वो जो बुक वाली डेफिनेशन रटते हैं तो उसमें हमें क्या पढ़ाया जाता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। नंबर 45, अकॉर्डिंग टू हिस लॉ द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन इज़। अब जैसे आपको मैंने ये बताया कि आप एक स्टेप में करें या मल्टीपल स्टेप के अंदर इसको लेकर जाएं तो इससे चेंज इन एंथैल्पी के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगी। हेंस इसका मतलब है कि पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, आप किसी भी तरीके से आप किसी भी स्टेप में लेकर जाएं तब भी आपके पास चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी, सेम रहेगी। नंबर 46, वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ हिस लॉ टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज़। अब इससे जो पहला MCQ था बॉर्न हैबर साइकिल का, जहाँ पे हेडिंग दी थी वहाँ पे आपको मैंने बता दिया था कि हिस लॉ की जो एप्लीकेशन है दैट इज़ बॉर्न हैबर साइकिल। और बॉर्न हैबर साइकिल से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, आयोनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। अब इसमें से हमसे पूछ रहा है कि ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप लैटिस एनर्जी जो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, डी भी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे B2O3 जिसको हम बोरिक ऑक्साइड कहते हैं या एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जिसको आप कॉमनली क्या बोलते हो, एल्यूमिना, AL
H2O3। अब इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ, ठीक है। और ये अगर आप रिकॉल करें तो आपको मैंने S&P ब्लॉक की जो केमिस्ट्री पढ़ाई थी किप्स वाली, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे होता है क्या कि जब आप इनकी ऑक्सीडेशन करते हो, इनको जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हो तो उस वजह से होता है क्या है कि एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से मज़ीद इनकी आप ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते। तो जब आप मज़ीद इनकी ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते तो इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इनकी आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। इसी तरह ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड को आपने ऑक्सीजन दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड को आपने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, ये कन्वर्ट हो जाएगा किधर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो इसका मतलब है इसको भी आप डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसीलिए इसी तरह डेल्टा एच ऑफ लेटेस्ट ऑफ आयोनिक कंपाउंड जो है, आयोनिक कंपाउंड की अगर आपने लेटेस्ट एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो ये आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, इसको आपने इनडायरेक्टली मेजर करना होता है। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना कि आपके पास सोडियम है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में है, आपने उसको एनर्जी दी और वो कन्वर्ट हो गया किधर, गैशियस स्टेट में, फिर आपने उसको आयनाइजेशन एनर्जी दी, आयनाइजेशन एनर्जी में देने के बाद उसको आप किधर कन्वर्ट कर लेते हो, सोडियम आयन के अंदर उसका इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर देते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्लोरीन है, वो Cl2 की फॉर्म में होता है, आपने उसको एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन दी, वो कन्वर्ट हो गया गैशियस क्लोरीन एटम के अंदर। उसके बाद आपने एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड कर दिया, वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और वो कन्वर्ट हो गया क्लोराइड आयन के अंदर। फिर उसके बाद सोडियम और क्लोराइड आयन कंबाइन हो गया और इससे क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। ये हमारे पास बॉर्न हैबर साइकिल हमें बता रहा होता है। तो इसका मतलब है कि इनकी अगर आपने लेटेस्ट एनर्जी फाइंड आउट करनी है सोडियम क्लोराइड की तो आपको ये सारे के सारे स्टेप करने होते हैं। इसका मतलब है कि आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। नंबर 48, बॉर्न हैबर साइकिल इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ व्हाट। बॉर्न हैबर साइकिल एप्लीकेशन किसकी है, हिस लॉ की। अब यही MCQ ऊपर जाके जी उलट करके दे दिया था। हिस लॉ की एप्लीकेशन कौन सी, बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न हैबर साइकिल किसकी एप्लीकेशन है, हिस लॉ की। नंबर 49, द हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ ईथेन इज -337.0 किलो कैलोरीज एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। द हीट ऑफ रिएक्शन व्हेन 3 ग्राम ऑफ ईथेन इज बर्न कम्प्लीटली इज। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इनको आपका दिमाग अगर सही चल रहा है तो आप इसको इजीली कर सकते हो, अदरवाइज़ फिर ये आपको कंफ्यूज करते हैं। इसमें करना ये होता है कि आपको कंबस्टन रिएक्शन जो है वो याद करने होते हैं। लाइक अगर हमारे पास यहाँ पे इसने दिया हुआ है क्या चीज़, ईथेन। ईथेन में क्या होता है, CH3 और CH3। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था, ठीक है, आप वो वीडियो भी देख लें लाजमी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन वगैरह। अच्छा सी ईथेन की अगर हम बात करते हैं, C2H6 ईथेन है, आपने इसकी ऑक्सीडेशन कर दी, ठीक है, इससे बनेगा क्या चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बनेगा, वाटर की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पे 2 होने चाहिए, तो आप इसको 2 कर लेते हो। अब ऑक्सीजन को भी आपने इसी तरह बैलेंसिंग करनी होती है। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको इसकी बैलेंसिंग बताई थी कि आप इसकी बैलेंसिंग कैसे ईजिली कर सकते हो। अब आपने यहाँ पे इक्वेशन बना ली। अब यहाँ पे आपको बता रहा है कि एंथैल्पी यहाँ पे कितनी रिलीज़ होती है, हीट 337, ये 337, इसकी एनर्जी क्या होती है, किलो कैलोरीज यहाँ पे रिलीज़ होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे C2H6 कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, तो 2 कार्बन है तो 2 + 12 हो जाएगा। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, तो 6 × 1 हो जाएगा। ये 24 + 6 ये बन जाएगा 30। इसका मतलब है 30 ग्राम अगर आपके पास ईथेन मॉलिक्यूल है तो उससे कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है, -337 किलो कैलोरीज। और उसके बाद अगर आपके पास ये 3 ग्राम हो, क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन है, 3 ग्राम। अगर 3 ग्राम ईथेन होगा, C2H5 होगा तो H6 होगा, सॉरी, इससे कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी या हमें नहीं पता x, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास बन जाएगा x × 30, दैट इज़ इक्वल टू -337 × 3। इस 30 को उधर जाके डिवाइड कर दें। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ से इसका आंसर जो है वो आ जाएगा -33.7 किलो कैलोरीज। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। नंबर 50, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको समझ आ गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर। कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, वाटर की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है,
ठीक है। इफ़ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोपाइन इज़ इतना, प्रोपाइन की एंथैल्पी चेंज आपको गिवन है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपने फाइंड आउट करनी है किस चीज़ की, प्रोपाइन की। और प्रोपाइन कैसे बनता है, प्रोपाइन ऐसे बनता है, इसके अंदर कितने कार्बन है, C3H4, C3H4। इसका मतलब है कि ये तब बनेगा जब आपके पास 3 कार्बन एटम होंगे, तब जाके C3 बनेगा। और हाइड्रोजन्स कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, ठीक है, 4 हाइड्रोजन होने चाहिए। और हाइड्रोजन जो है वो आपको ये पता है कि हाइड्रोजन हमेशा एग्जिस्ट करता है डायमोलिकुलर स्टेट के अंदर। तो अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ तो ये 3 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तब जाके हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोपाइन बन जाएगा। और प्रोपाइन का स्ट्रक्चर अगर आपने ड्रॉ करना है, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो 1 2 और ये 3, एक ट्रिपल बॉन्ड बना लें, एक यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। दिस इज़ द स्ट्रक्चर फॉर दिस इज़ द फार्मूला फॉर प्रोपाइन, स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब हमने ये वाली इक्वेशन जो है बनानी है, किसको यूज़ करके, ये ऊपर वाली सारी वैल्यूज़, क्योंकि हम लोग इसकी एंथैल्पी जो है वो डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। अच्छा, सबसे पहले जो हमें वैल्यू गिवन है दैट इज़ फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन किस तरह होती है, जब एक कार्बन और एक ऑक्सीजन आपस में मिलेगा तो इससे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज़ -394 किलो जॉल पर मोल। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको ये इक्वेशन बता रही है, देखो -394। इसके बाद वाटर है। अब वाटर की फॉर्मेशन कैसे होती है, वाटर की फॉर्मेशन ऐसी होती है जब हाइड्रोजन है, इसको आप हाफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लें तो इससे आपके पास क्या बन जाएगा, यू विल गेट वाटर मॉलिक्यूल। और यहाँ पे जो हीट एनर्जी रिलीज होती है वो भी आपको गिवन है, दैट इज़ -286 किलो जॉल पर मोल। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद इक्वेशन नंबर 3 में आपको जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है -1938 किलो जॉल पर मोल, ये किसकी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोपाइन। कंबस्शन ऑफ प्रोपाइन का मतलब कि आपने प्रोपाइन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेना, तो ये बन जाएगा C3H4 + 4 टाइम ऑक्सीजन, इससे आपके पास बन जाएगा क्या चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। और कंबस्शन जो है वो हमेशा एंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो ये बन जाएगा -1938 किलो जॉल पर मोल। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब रिक्वायर्ड हमें क्या है, हम लोगों ने ये क्वेश्चन बनानी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन। हमने ये 3 कार्बन और 2 हाइड्रोजन को मिला के C3H4 की फॉर्मेशन करनी है। अब अगर आप अपनी अक्ल को लड़ाते हैं तो ये हमारे पास इस साइड पे लिखा हुआ है, रिएक्टेंट वाली साइड पे, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट वाली साइड पे है, तो इसका मतलब है इस रिएक्शन को तो आपने रिवर्स कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे हमें कितने कार्बन चाहिए, 3 कार्बन चाहिए, तो फर्स्ट इक्वेशन जो है इसको आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। हाइड्रोजन आपको कितने चाहिए, हाइड्रोजन आपको 2 चाहिए, तो इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो अगर आप इन सब को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास इसका जो आंसर है ना, वहाँ तक आप इजीली आप इसको पहुँच सकते हो। देखो जी, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 कार्बन हो जाएगा, इसको भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 ऑक्सीजन हो जाएगा, और रिजल्टेंटली यहाँ से आपके पास 3 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अब ये जो है इसको भी आपने क्या करना है, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो एंथैल्पी बन जाएगी कितनी, -1182 किलो जॉल पर मोल। हाइड्रोजन है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बन जाएगा 2 हाइड्रोजन, और इसको आप 1/2 है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 कैंसिल, तो पीछे रह जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 1 ऑक्सीजन, दैट इज इक्वल टू, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी है ये -286 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो डबल हो जाएगा, -572 बन जाएगा। उसके बाद ये वाली जो इक्वेशन है इसको आपने क्या कर देना है, इसको आपने रिवर्स कर देना है। जब रिवर्स करेंगे तो ये पहले आ जाएंगे, ये बन जाएगा 3 कार्बन डाइऑक्साइड + 2 टाइम्स वाटर, इससे आपके पास बन जाएगा C3 प्रोपाइन है, C3H4 और 4 टाइम्स ऑक्सीजन। अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो वैल्यू है, अगर आप इक्वेशन रिवर्स करें तो ये भी रिवर्स हो जाएगी वैल्यू, ये पॉजिटिव में चली जाएगी, 1938 किलो जॉल पर मोल। अब हम आ गए लास्ट स्टेप तक, और लास्ट स्टेप में क्या करना है, इनकी कटिंग शटिंग कर दें और पीछे इसको जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो आपके पास रह जाएगी। अब देखो ये कटिंग किस तरह करनी है, यहाँ पे 3 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट है,
यहाँ पे 2 वाटर है, यहाँ पे इक्वेशन की दूसरी साइड पे 2 वाटर है, कैंसिल कर दो इसको। यहाँ पे 4 टाइम ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 टाइम ये ऑक्सीजन है और 1 टाइम ये है, तो 3 + 1 4 हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। पीछे क्या रह गया, पीछे 3 कार्बन रह गया, तो आप लेकिन 3 कार्बन, आपके पास 2 हाइड्रोजन रहेगा तो आप 2 हाइड्रोजन लिख दो। आपके पास C3H4 रह गया तो आप C3H4 लिख दो। और एंथैल्पी जो है इन सब को आप प्लस और माइनस कर दें तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट शुड बी -184 किलो जूल पर मोल। सो राइट ऑप्शन जो होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। सो स्टूडेंट, दिस वाज अबाउट द किप्स एकेडमी। इसके बाद आपको मैं स्टार एकेडमी के जो MCQs होंगे इसी सेम चैप्टर के जो हमारे पास है थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक ऑफ केमिकल रिएक्शन वो करवाऊंगा। और उसके साथ साथ इस किप्स में और जो स्टार की जो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं वहाँ पे हमें कुछ मिलते हैं पास्ट पेपर के MCQs, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।